सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा जी के लास्ट 5 ईयर सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 51वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं हमारी जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल PYQ सीरीज जो है 2021 वाले क्वेश्चन पेपर हमारे जो है शुरू हो रखे हैं। 6 से 7 पार्ट मैं करवा चुका हूँ। ये 2021 के जो क्वेश्चन पेपर है ये सभी बच्चों को जो है देखने बेहद ज़रूरी है। स्पेशली हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उनको तो देखने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी लेवल तक जो है वो डिफ़िकल्टी तक जा सकता है। तो आपको हमेशा से जो है स्ट्रोंग जो है लेवल अपना रखना होगा और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लेवल के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको ये पूरी वीडियो सीरीज़ देखनी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बाकी सारी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के 3 कारक हैं। तो उत्पादन के जो 3 कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? भूमि होती है, श्रम होती है और पूंजी होती है। तो कौन सा हो जाएगा? जल नहीं होगा, जल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट हो जाएगा। भूमि, श्रम और पूंजी ये अर्थशास्त्र के जो है उत्पादन के मुख्य 3 जो है कारक होते हैं। ठीक है, और चौथे की बात करूं तो चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा जो है उद्यमशीलता होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होगी होंगी। ये याद रखना भाई, टॉप स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए ये इकोनॉमी से भी। ठीक है, डोंट वरी। अभी हमारा जो है एग्रीकल्चर का जो है सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत जल्दी एग्रीकल्चर समाप्त होने वाला है। इस इकोनॉमी के भी जो है इंपॉर्टेंट जितने कंसेप्ट होंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। डोंट वरी, जितना मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना 60 मार्क्स का, इससे ज़्यादा ही आपकी मैं तैयारी करवा दूंगा आपके हरियाणा पुलिस एग्जाम से पहले। थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट बनाए रखिएगा और जितना मैं आपको यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ के जो है याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया दोष मुक्ति या दोष सिद्धि किसके अंतर्गत आता है। तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि जो है 1973 की धारा 248 के तहत आता है, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि आपराधिक दंड प्रक्रिया है और ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248 के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है, मतलब जो मजिस्ट्रेट होता है, जो जज होता है, वो जो है दोषी को दोषी नहीं पाता है, तो इस धारा 248 की धारा के तहत जो है वो आदेश देता है कि भाई इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, यही जो है 1973 की धारा 248 बोलती है। ठीक है, डिटेल से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, इसको भी आप जो है डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248 के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह दोष मुक्ति का आदेश देगा, मतलब इसको जो है रिहा कर दिया जाए। और यदि अभियुक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट साक्ष्य सुनने के बाद जो है दंडादेश जो है पारित करेगा। अगर वो उसका जो दोष है, अपराधी का जो दोष है वो सिद्ध हो जाता है और जो है जो साक्ष्य होते हैं वो भी देख लिए जाते हैं, तो उसके बाद जो है फिर मजिस्ट्रेट उसकी जो है सजा सुनाता है। ये सारी प्रक्रिया किसके अंदर लिखी गई है? आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 247 के तहत जो है लिखी गई है। तो इस लेवल के जो है क्वेश्चन आईपीसी और सीआरपी से जो है पूछे जाते हैं। 2021 के अंदर काफी अच्छे लेवल के जो है सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए इसको जो है टफेस्ट लेवल जो है बोला जाता है 2021 वाले को। ठीक है, बाकी 2024 वाला कोई लेवल नहीं था, ना तो उसके अंदर एक भी आईपीसी सीआरपीसी का क्वेश्चन आया था और ना ही जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इसके मुकाबले में। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी इसी 2021 वाले की करनी है ताकि 2024 वाला जैसा पेपर आए तो उसको आप मिनटों में जो है चीर फाड़ कर दो उसका। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो है मुख्यालय कहां स्थित है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भारत में कुल कितने रेलवे जोन है। ठीक है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एक तो आप आरपीएफ का भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन का लेवल फॉर्म भरते होंगे ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, रेलवे जोन कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए है, तो ये हुबली में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
हुबली में हो जाएगा, और हुबली कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, ये जो है कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है स्वतंत्रता के दौरान, नहीं माफ कीजिएगा, किसके दौरान जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मुख्य सिद्धांतों का पालन किया गया था? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के जो दौरान है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो है सिद्धांतों का ये जो है पालन किया गया था। आप सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो है हम पिछली वीडियो में देख के आए हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी जो है हम पढ़ के आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, एचएसएससी के अंदर भी पूछा गया है, इंडिया जीके के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 1789 से जो है 1799 के बीच में ये फ्रांसीसी क्रांति चली थी, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। 1789 से जो है 1799 के बीच में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डैश बजट के भीतर व्यय है। व्यय क्या होता है? खर्च होता है, मतलब बजट के भीतर जो खर्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको राजकोषीय ऋण कहा जाता है, राजकोषीय सावधानी बोला जाता है, राजकोषीय समेकन बोला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बजट के भीतर जो राजकोषीय खर्चा होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको राजकोषीय सावधानी बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर अगर जो है आपकी आय कितनी है, आपकी इनकम है 100 रुपये और आपका खर्च है 120 रुपये, यही राजकोषीय सावधानी है। मतलब कि जो है आप खर्चा जो है, आप जो खर्चा है ना वो देख के करेंगे, मतलब ठीक है। सरकार की आय कितनी है? 100 रुपये है, और खर्च न करे 120, मतलब इनकम कितनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपये मान लेते हैं आपकी इनकम है, ठीक है, और आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो आप कितना नहीं करेंगे? 120 नहीं करेंगे। यही होती है सावधानी, ठीक है। क्या होती है? राजकोषीय सावधानी होती है। ये बजट के भीतर जो है की जाती है, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चनों को जो है, ट्रिकी क्वेश्चनों को जो है इंक्लूड कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है भीड़ को जो है कम करने के लिए जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मामूली सी जो है फर्क होता है इन आंसरों में, ठीक है। राजकोषीय सावधानी दिया गया है, मोस्टली बच्चे जो है राजकोषीय सावधानी इसका नहीं टिक करके आएंगे, आई नो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये यहाँ से डिटेल से मैंने लिख भी दिया गया है, ये देखो। राजकोषीय सावधानी का मतलब है सरकार अपने बजट के भीतर रहकर खर्च करे, यानी जितनी आय है उसी के हिसाब से जो है अपना खर्चा करे, ठीक है। और ये संविधान का अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है भाई, ठीक है। बजट जो शब्द है ना, ये बजट शब्द ये कहीं भी हमारे जो संविधान में है नहीं उल्लेखित किया गया है बजट का, बस आपको ये दिया गया है संविधान के 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में दिया गया है। ये याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है दिया गया है, तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। और आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है भारत में वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑब्वियसली राष्ट्रपति जी जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और 6 पर जाने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको प्लीज जो है फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लेना, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? ई सनद। ये ध्यान से याद रखिएगा, ये शब्द ई सनद है, ई संसद नहीं है, ठीक है। ये ई सनद है। अब ई सनद के बारे में जो है निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। ई सनद जो है यह विदेश मंत्रालय की एक पहल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ई सनद क्या है? विदेश मंत्रालय की एक पहल है, और यह ई सनद जो है उन भारतीय नागरिकों, विदेशियों के लिए संपर्क रहित, मुख रहित, नकदी रहित और कागज रहित दस्तावेज वैधानिकरण सत्यापन सेवा उपलब्ध कराने पर लक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, जिन्हें भारत में डॉक्यूमेंट जारीकर्ता प्राधिकरणों से दस्तावेज जो है प्राप्त किए हैं, ठीक है। ई सनद के बारे में 2 कथन दिए हैं, और दोनों के दोनों जो है करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 कथन जो है दोनों सत्य हैं ई सदन जो है ये पहल के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना, ई संसद नहीं है, ई सनद है, ठीक है। ई सनद किसकी एक पहल है? तो ये विदेश मंत्रालय की एक
पहल हो जाएगी। ठीक है, और ये भी आप याद रखना, ये जो ई सनद है इस योजना को कब शुरू किया गया था, तो 24 मई 2017 को जो है ई सनद को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हरियाणा के जो है किस जिले में है। और ये जो सेंटर है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, ये किसकी देखभाल करता है, तो जो हरियाणा में घुड़सवारों के स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, अब घुड़सवारों से आपको पता चली गया होगा कि भाई हरियाणा का एकमात्र घुड़सवार केंद्र कहां पर है, तो ये हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को की गई थी। ठीक है, ये इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस जो है ये हरियाणा के जिले में स्थित है, और ये क्या करता है, घुड़सवारों के स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए जो है अनुसंधान और विकास करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। स्थापित की बात करूं तो कब इसकी स्थापना की गई थी, 7 जनवरी 1986 को। ठीक है, 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे लिख भी दिख गया है देखो, 7 जनवरी 1986 को। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, महान लीप अग्रसर अभियान जो है कब आरंभ हुआ था। तो महान लीप अग्रसर अभियान जो है 1958 में हुआ था। कहाँ गवा गया, 1958। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 1958, और ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना भाई। ठीक है, ये महान अग्रसर अभियान। ठीक है, महान अग्रसर अभियान यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये अभियान जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चीन के द्वारा जो है 1958 में जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना, इंडिया जीके में ऐसे ही डीपली क्वेश्चन पूछता है HSSC। ठीक है ना, तो ये याद रखना, और इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है, तभी जाके आप मानिएगा कि 2025-26 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज जो है काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी भाई, सच्चाई आप अभी से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है इन फ्यूचर में आने वाले समय में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दूर संचार कारोबार अधिनियम प्रति गूगल कानून कहलाता है, डैश से संबंधित है। तो ये किस देश से संबंधित है, दूर संचार कारोबार अधिनियम जो है ना ये प्रति गूगल कानून कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो दूर संचार कारोबार अधिनियम है इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रति गूगल कानून कहा जाता है। और ये किस देश से संबंधित है, तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ठीक है, दक्षिण कोरिया से ये संबंधित है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, प्रति गूगल कानून क्या है। यह दक्षिण कोरिया द्वारा जो है पारित किया गया कानून था। कब किया गया था इसको, दक्षिण कोरिया ना, ठीक है, साउथ कोरिया 2021 में जो है इसको पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ से आप उद्देश्य भी देख लेना, उद्देश्य काफ़ी बड़ा है, फिर भी एक बार जो है याद रख लेना, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को ऐप डेवलपर को केवल अपनी इन ऐप भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करने से रोकना था। इसीलिए जो है ये प्रति गूगल कानून जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा 2021 में बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के लायक था। तो ये बयान किसने दिया था, ये घटिया सा बयान दिया था भाई, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये दिया गया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाले भी वही आदमी था भाई। ठीक है, तो ये मैकाले ही था भाई। वर्तमान में जो हम हमारी इंग्लिश में आता हमारा तंग है ना, इंग्लिश हम नहीं जान पाते, हमारा जो ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज है उसको हम इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितनी हम अंग्रेजी देते हैं। तो ये मैकाले ही महापुरुष था जिसने जो है भारत में अंग्रेजी जो है लागू अनिवार्य कर दी थी। ठीक है, तो ये इसी ने बयान दिया था कि भाई यूरोप का जो एक पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय की जो शेल्फ होती है वो अकेली जो है भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के जो है लायक था। ये महान तो क्या था, घटिया इंसान था ये मैकाले। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र संगठन कब लागू हुआ। तो आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर
1945 को हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई थी। और क्या याद रख सकते हैं, मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क में हो गया, बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 5 माफ कीजिएगा, इसके 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है इसके अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसकी 6 ऑफिशियल जो आधिकारिक लैंग्वेज है ना संयुक्त राष्ट्र की, वो कौन कौन सी हो जाएगी। जैसे कुछ मैं बता देता हूं, जैसे कि चीनी हो गई, स्पेनिश होगी, अंग्रेजी होगी। 3 तो मैंने ही बता दी, 3 बाकी बची हुई आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो इसमें बोला गया अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी को बनाने के लिए किसके पास मिलती हैं। मतलब ये पूछा गया है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहां पर बन जाती है गंगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, यहां पे 2 नदियां आती हैं, ठीक है। यहां पे 2 नदियां आती है, एक तो आती है अलकनंदा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अलकनंदा। एक हो गई है भागीरथी। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलती है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। देवप्रयाग ऐसा स्थान है जहां पर ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है। आइए मैं कुछ और पॉइंट्स जो है आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे कि ये विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग के अंदर कौन कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जो है संगम होता है। नंद प्रयाग में किसका संगम होता है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का जो है संगम होता है। रुद्र प्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, ठीक है। देव प्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का जो है संगम होता है। सभी चीजें आपको याद रखनी है, चारों की चारों नदियां, चारों के चारों प्रयाग के बारे में, किस नदियों का जो है कहां पर संगम होता है। डोंट वरी, सभी चीजें लिखी गई हैं, ये देखो। बताइए ऐसी चीजें आपको और कहीं मिल सकती हैं। देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। विष्णु प्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा और नंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। ये सारी चीजें भाई एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, यकीन मानिएगा। बस आप मेरे लिए एक काम किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हों, जो भी आपका फ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो भी तैयारी कर रहा है HSSC की, हरियाणा पुलिस की, उनके साथ जो है ये वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा A1 क्वालिटी का, जो सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आया ना जैसे हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिएगा फिर वो बहुत आसान पेपर आएगा और आप बिल्कुल आसानी तरीके से जो है उस पेपर को कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष जीता। तो शरणार्थियों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, याद रखना भाई, ये एक तो ये चीज आपको क्वेश्चन से पता लग रही है, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, ठीक है। शांति पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार का, वो 2 बार जीत चुका है। और ये कब कब जीता था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पहली बार कब जीता था, पहली बार ये जीता था 1954 में, ठीक है। दूसरी बार कब जीता था, 1981 में जीता था, ठीक है। 2 बार जो है ये शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो 1900 में जो है 1900 में पहला जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये किसकी याद में दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी। कितने उसमें दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार, जो 6 सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, ठीक है। 6 पुरस्कारों में दिया जाता है, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, साहित्य हो गया, ये 6 सब्जेक्ट में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अभी नोबेल पुरस्कार की जो है घोषणा हो भी चुकी है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो हम जरूर देखेंगे, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य विलेख क्या कहलाते हैं। जो विलेख केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं
व्यापार योग्य विलेख होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बड़ी डेफिनेशन देख लेना आप। केंद्र और राज्य सरकारें जो व्यापार योग्य विलेख जारी करती हैं वे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं। ये प्रतिभूतियां सरकार को धन जुटाने में मदद करती हैं और निवेशकों को एक निश्चित रिटर्न प्रदान करती हैं। ये ऋण उपकरण हैं जिन्हें सरकार अपने वित्तीय खर्चों को पूरा करने के लिए जारी करती है। इनमें ट्रेजरी बिल, सरकारी बॉन्ड और राज्य विकास ऋण जो है एसडीएल जो है इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसको जो है आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है क्या होता है और कैसे जो है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इसका जो है यूज करती है। ठीक है, अपना धन जुटाने के लिए जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है प्रसिद्ध हड़प्पा सतल लोथल और धोलावीरा जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो ये गुजरात राज्य के अंदर जो है अवस्थित हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे। ये तो गुजरात की बात होगी इंडिया जीके से रिलेटेड। अब हम हरियाणा जीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। डोंट वरी, आपको मैं करवा चुका हूं। ठीक है, एक तो आप बताएंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज किसने की और राखी गढ़ी जो है कहां पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, हरियाणा के किस जिले में ये राखी गढ़ी स्थित है। दूसरा आप बताएंगे बनावली के बारे में। ठीक है, बनावली हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है कब हुआ था, इससे पहले आपको ये याद रखना है, संविधान जो हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, अंगीकृत और लागीकृत। ठीक है, अंगीकृत और लागू। ठीक है, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को जो है ये लागू हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और आप क्या याद रखेंगे इसमें, जो हस्ताक्षर किए गए थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संविधान सभा पे जब लास्ट में 24 नवंबर था या 24 जनवरी था, कब जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 1949 में ये हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 24 नवंबर ही था। ठीक है, 24 नवंबर 1949 को जो है हस्ताक्षर कर लिए गए थे। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, लिखित विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के लिए अब चुनाव देख लेते हैं, कब चुनाव हुआ था। तो जुलाई 1946 में ये चुनाव हुआ था। और आज़ादी के बाद पहले प्रथम आम चुनाव की मैं बात करूं तो कब हुए थे, आज़ादी के बाद की बात करूं तो 1951 और 1952 में जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक है, ये इतनी जानकारी आप याद रखेंगे और ऐसे ही आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया डैश का बैच राज्य चिन्ह और 2 सितारों का बना होता है। तो पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इनमें से कौन सा ऐसा पद है, मतलब ऐसा बैच है जिसके चिन्ह में, जो चिन्ह होता है ना शोल्डर पे जो चिन्ह लगे होते हैं, उसमें जो है 2 तो सितारे होते हैं। ठीक है, 2 तो सितारे होते हैं और क्या होता है, बैच राज्य चिन्ह होता है। ठीक है, बैच होता है। ठीक है, ये बैच राज्य चिन्ह होता है। ठीक है, राज्य चिन्ह होता है। तो ये किसकी पोस्ट में होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के में ये होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने लिख दिए भाई, ये एक एक करके डिटेल से देख लेना। पुलिस के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस उप महानिदेशक। हिंदी में अजीब लग रही है ना, इंग्लिश में मुझे पता है, सबको पता है डीजीपी क्या होता है, आईजीपी क्या होता है, डीआईजी क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में सभी को पता है भाई, हिंदी में भी याद कर लिया करो, ठीक है, इसीलिए ऊपर गाली दे रहा था मैं अभी मैं काले को, ठीक है। एसएसपी होता है, ठीक है। अब इनके देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो एसएसपी होता है उसके में जो है राज्य चिन्ह और 2 सितारे होते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में यही पूछा गया है। पुलिस महानिदेशक की बात करूं तो इसके जो है करोस तलवार होता है, डंडा और राज्य प्रतीक होता है, ठीक है। पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी की बात करूं तो तलवार होता है, डंडा और 1 सितारा होता है, ठीक है। और डीआईजी की बात करूं तो राज्य प्रतीक और 3 सितारे होते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपसे नेक्स्ट टाइम जो है वरिष्ठ अधीक्षक एसएसपी पूछेगा, क्या पता आपसे डीजीपी पूछ ले, आईजी पूछ ले, डीआईजी पूछ ले, तो सभी का आपको याद रखना है, क्योंकि पुलिस का पेपर है। पुलिस में जो है सीआरपीसी, आरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी रिलेटेड या फिर पुलिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं ये जो 2021 की क्वेश्चन सीरीज है ना, इसको मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं पहले नहीं करवाने वाला था। मुझे लगा था काफ़ी डिफिकल्ट पेपर है यार, इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर मुझे लगा यार लेवल तो पता होना चाहिए बच्चों को कि किस लेवल तक जो है एचएसएससी जा सकता है, और यहाँ पर जो है बहुत डिफिकल्ट पेपर लिया गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि डिटेल से करवाते हैं सारा पेपर, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ जिससे जो है आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से पता चल रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको पूरा पता चल गया होगा एचएसएससी के लेवल का, हरियाणा पुलिस के लेवल का और जो है अपने लेवल का भी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था को लाइसेज फेयर भी कहा जाता है, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था को बोला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूंजीवाद, ठीक है। कहा गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को जो है क्या बोला जाता है, लाइसेज फेयर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है भाई, यहाँ पे मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिख दिया है, इसको देख लेना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस प्रणाली में उत्पादन और वितरण के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं, ठीक है। निजी स्वामित्व जैसे कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो वही होती है जिसके बाद अपने जो है उत्पादन और वितरण के साधन होते हैं, वही निजी स्वामित्व होता है, और लाभ के लिए जो है वो उसको चलाता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है यही होती है, ठीक है। इसके बाद ये मुक्त बाजार को भी देख लेना भाई, यह प्रणाली आपूर्ति और मांग के नियमों पर चलती है, ठीक है। बाजार के अदृश्य हाथ पर ये निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, अगस्टे कॉम्पटे ने सामाजिक प्रतिमानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या नाम दिया है, तो ये सकारात्मकवाद जो है इन्होंने नाम दिया है। ऑगस्टे कॉम्पटे ने क्या कहा था, ये जो सामाजिक सोशोलॉजी होता है ना, सामाजिक अध्ययन होता है, इसको भी जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है देखा जाए, ऐसा कहा था। ऐसे कहा गया था ऑगस्टे कॉम्पटे के द्वारा कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है सामाजिक प्रतिमानों को देखना चाहिए, ठीक है। सकारात्मकवाद जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, व्हाइट लेबल एटीएम या फिर WLA एटीएम है जिन्हें डैश द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है, तो इनको गैर बैंकों के द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। व्हाइट लेबल एटीएम या WLA एटीएम क्या होता है, यहाँ पे डिटेल से लिख दिया गया है, आइए देख लेते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित और संचालित किए जाते हैं, मतलब व्हाइट लेबल एटीएम जो होते हैं इनकी जो स्थापना है वो गैर बैंक करता है और इनका संचालन भी वही करता है। इनका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। अधिनियम भी याद रखना भाई ये, ठीक है। RBI का जो अधिनियम है ना, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, तो ये अधिनियम 7 है, इसके तहत ही जो है ये गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में आपको जो है प्राप्त हुई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या किस व्याख्या से जो है ये संबंधित है, तो ये भारतीय विद्या से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये प्रथम थे। वर्तमान कौन है, वर्तमान तो आपको पता ही होगा, बड़े हाईलाइट रहते हैं हमारे क्यों है यार, अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, किसका भूत चढ़ा हुआ है, वो ओपरी प्राई वाला भूत नहीं, इनके ऊपर किसका टैरिफ का भूत चढ़ा हुआ है, ठीक है।
टैरिफ का भूत जो है चढ़ा हुआ है। 100% जो है भारत और चाइना सब पर जो है ये 100% जो है टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था, ठीक है। इतने आप सोच लो, जब तक मैं इस क्वेश्चन के एंड तक पहुंचूंगा इतने आपको मैं बता देता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं पूछा, मुझे पता है। देखते ही पहले क्या आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आता है, जिसको कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अब इतने आप सोच लो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। इतने में इस क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड पैलेटरी हेल्थ जो है इसकी 2021 की थीम होती थी। डोंट वरी, 2021 की थीम आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। आपको याद रखनी है 2025 वाली, ये सारा लिख दिया मैंने, डोंट वरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी, स्थायी विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवाओं की कार्रवाई। इंग्लिश में बोलेंगे लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड, ठीक। इसे हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में युवाओं के योगदान को पहचानने और उनके अधिकारों को विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है मनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस इसकी थीम देख लो। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी, युवाओं की शक्ति का उत्सव थी, ठीक है। युवाओं की शक्ति का उत्सव जो है राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है, इनके गुरु कौन होते थे, इनके गुरु होते थे क्या होते थे, फिलहाल याद ही नहीं आ रहा यार, परमहंस होते थे, ठीक है, आ गया याद। परमहंस जो है इनके गुरु होते थे, ठीक है। और इन्हीं के परमहंस की याद में जो है इन्होंने एक आश्रम भी बनाया था। 1897 में जो इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस की जो है स्थापना, अब याद आ गया अच्छे से, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस, इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी, 1897 में की थी, ठीक है। 1 सेकेंड, 1897 क्या हो गया यार, 1897 में जो है ये स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी होते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपराधिक व्यवहार की जो प्रकृति है, मतलब फॉर एग्जांपल जो किसी ने क्राइम कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो भाई किसी ने भी क्राइम कर दिया, मान लो मैंने ही क्राइम कर दिया यार, अब मुझे समझने के लिए पुलिस कैसी क्या प्रकृति अपनाएगी, मेरे जैसा दिमाग लगाएगी, मेरे जैसा सोचेगी, मेरे जैसे जो है आइडियाज़ लेके आएगी। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। आपने सुना भी होगा, देखते हो ना क्राइम पेट्रोल वगैरह आती है कि उसमें कई बार बोलते हैं कि भाई अब हमें अपराधियों की तरह सोचना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो क्रिमिनोलॉजी जो है कहलाता है, ठीक है। 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। और क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया विनिमय दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के बाजार बलों द्वारा किया जाता है, डैश कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, नम्य विनिमय दर जो है ये कहलाती है। कैसे कहलाती है, नीचे डिटेल से मैंने लिख दिया गया है। नम्य विनिमय दर जो मांग और आपूर्ति के बाजार बलों द्वारा निर्धारित होती है उसे नम्य विनिमय दर जो है कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया सिलोम रखने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, सिलोमेट कहलाते हैं, ठीक है। सिलोम रखने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, सिलोमेट कहलाते हैं। ये एक बार डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पे सिलोम जानवर कौन से होते हैं, एक शरीर गुहा बॉडी कैविटी होती है जो जंतु के शरीर की दीवार और आंतों के बीच पाई जाती है। यह मेसोडर्म से घिरी होती है। जिन जंतुओं में सिलोम मौजूद होता है उन्हें सिलोमेंट कहा जाता है और जिनमें सिलोम नहीं होता उन्हें एसिलोमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उदाहरण भी देख लो, सिलोमेंट के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, मनुष्य हो गया, केचुआ हो गया और कीट हो गया, ये सिलोमेंट के उदाहरण है। एसिलोमेंट के उदाहरण प्लेटिहेंथीन्स और फ्लैटवर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय मानक समय क्या है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, कौन सा हो जाएगा, पीछे 5 घंटे आगे 5 घंटे पीछे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग आप सभी को पता होना चाहिए। परिसीमन आयोग क्या होता है,
यह आयोग जनसंख्या जनगणना के आधार पर जो है सीमाएं पुनः तय करता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस उद्देश्य के लिए की जाती है? सबसे पहले आपको याद रखना है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं की रूपरेखा तैयार करना, यही इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी तक जो है 4 परिसीमन आयोगों की जो है घोषणा की जा चुकी है, या फिर 4 परिसीमन आयोग जो है नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, सीमन आयोग, ठीक है, 4 परिसीमन आयोगों का जो है गठन किया जा चुका है। कब कब किया जा चुका है? एक तो हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं उसी समय होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कह रहा हूं मैं यार, वो होती है सेंसस होती है, जनगणना होती है। ठीक है, 1951 में आपको पता है जनगणना हुई थी। ठीक है, उसके बाद कब हुई थी? उसके बाद हुई थी 1963 में। ठीक है, अरे यार 1963 आ जाएगा। ठीक है, 1963 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कब किया गया था? 1973 में किया गया था। और इसके बाद कब किया गया था? 2002 में किया गया था। ठीक है, इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2008 में जो है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, तो ये 4 बार परिसीमन आयोग का जो है गठन किया गया था। 1952, 1963, 1973 और 2002 में जो है ये गठन किया गया था। और इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी जो है परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीजें आपको जो है समझ आई होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि चीजें कैसी आपको लगी, सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन मैंने जो है ऐड नहीं किए होंगे। ठीक है, रिलेवेंट नहीं होगा इसलिए ऐड नहीं किए होंगे। तो ये देख लो, इतने क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए थे 2021 के अंदर। सारी चीजें मैंने काफी अच्छे तरीके से अपने हिसाब से जो है आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस आपको मेरे लिए इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, ये वीडियोस अभी आपको बोरिंग जरूर लग रही है, मुझे पता है आपको बोरिंग लग रही है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन भाई साहब आपका सिलेक्शन होएगा ना और क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, तब इन वीडियोस की जो वैल्यू है ना भाई साहब, तब आपको वो समझ आएगी। यकीन मानिएगा, कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, हमको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज़ कोई हमसे छीन के ले जाता है ना, तभी हमें जो है उस चीज़ की असल वैल्यू पता चलती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें पेड जैसी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वही बच्चा ध्यान देगा इसमें जो सीरियसली कैंडिडेट लगा पड़ा है 2025-26 में, भाई सिलेक्शन ही लेना है मेरे को तो और कुछ नहीं लेना, तो वही बच्चा पढ़ेगा यहाँ पर जो सिलेक्शन लेना चाहता है। बाकी अगर कोई मेरे लायक कोई भी वो है, सेवा है, तो बता दीजिएगा, उसी हिसाब से जो है मैं तैयारी आपकी करवाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।